चलिए, वेलकम टू रिवीजन ऑफ आईपीएल, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। हमारा जो रिवीजन है, सबसे पहले हम रिवीजन में इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं एक एक करके सबका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। बस ध्यान रखें, जैसे जैसे मैं रोज टॉपिक्स बताऊं उन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ के आइए, उसके बाद आपका रिवीजन में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसी को हम लोग देख लेते हैं। आईपीएल एक्चुअली क्या है उसका इंट्रोडक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जरा देखें ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक टैंजिबल प्रॉपर्टी होती है या इनटैंजिबल प्रॉपर्टी? काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उनका जवाब आपको देते रहना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टैंजिबल होता है कि इनटैंजिबल? ये एक इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। एक वर्ड होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस, दिमाग। तो उसकी क्रिएटिविटी से हम जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, उसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड देयरफॉर द प्रॉपर्टी डेफिनेशन गोज लाइक दिस: इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी relates to creation of human mind and human intellect. This property is called intellectual property. ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ह्यूमन माइंड से बनाते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन अब किसी ने मेहनत करी, किसी साइंटिस्ट ने, किसी बिजनेसमैन ने मेहनत करी और उसने काफी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बनाई। इट मे बी अ ट्रेडमार्क, इट मे बी अ पेटेंट, इट मे बी अ डिजाइन, इट मे बी अ ज्योग्राफिकल ओरिजिन। और अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो क्या वो आगे और क्रिएशन कर पाएगा, या ऐसे दूसरे लोग और कर पाएंगे? मतलब यूं समझो, आप सीएस बन गए लेकिन आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या आपके जूनियर्स सीएस करना चाहेंगे? नहीं। बस वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है ताकि जो लोग अपने इंटेलेक्ट से प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको हम कुछ सालों तक प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन देंगे तो उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट रहेगी कि वो अपने क्रिएशन को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ये वर्ड याद रखना, एक्सप्लॉइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लॉइट मतलब आप आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से फायदा ले सकोगे, प्रॉफिट कमा सकोगे, इनकम कमा सकोगे कुछ सालों तक। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ओपन हो जाएगी। क्या समझ में आया व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैव बीन फॉर्म्ड? तो हर बिजनेस ट्राइव करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके नाम से रजिस्टर हो जाए ताकि कुछ सालों तक वो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर पाए, उसके प्रॉफिट कमा पाए, उससे इनकम कमा पाए। और मुझे बताइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इनकम कौन सी होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इनकम कौन सी होती है? उस इनकम को दोस्त हम क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड अ रॉयल्टी इनकम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से जो हमको इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। तो चलिए, लॉ ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टू प्रोटेक्ट अर्निंग एंड प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्ट। जो क्रिएशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको हम उससे हम मॉनेटरी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना रहे हैं। Second, to serve as powerful incentive. I'll repeat. To serve as powerful incentive for entrepreneurs to invest resources into creating ideas and inventions. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनको मालूम है कि अगर कुछ क्रिएशन हो गया तो वो क्रिएशन उनके नाम पर हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज ओपन करते हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उनका क्रिएशन उनके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने से वो मल्टीपल टाइम्स उससे रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी से एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो इसमें फंड्स या रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता जाए। ये समझ में आ गया? अब जरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नेचर देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा नेचर है। इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 रखा हुआ है, बड़ा बेसिक सा लेक्चर है, उसको हम देखें। सबसे पहले, इनटैंजिबल राइट्स ओवर अ टैंजिबल प्रॉपर्टी। इनटैंजिबल प्रॉपर्टी अलग होती है, टैंजिबल प्रॉपर्टी अलग होती है। टैंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल प्रॉपर्टी। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब टैंजिबल प्रॉपर्टी है। जो हमारी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को हम कभी भी छू नहीं सकते। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका नेचर क्या है? इनटैंजिबल ही है। सेकेंड, यू हैव अ राइट टू स्यू। राइट टू स्यू मतलब, व्हाट डू मीन बाय राइट टू स्यू?
राइट टू स्यू मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करी और आपकी परमिशन के बिना अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी और ने यूज करी, तो क्या हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड राइट टू स्यू। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज करूं, क्या हम इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं? यस। ठीक है, अगर इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल करा तो क्या हमको उससे काफी रिलीफ भी मिलती है? रिलीफ कुछ भी हो सकती है, हम उसका प्रॉफिट में से शेयर ले सकते हैं, हम उसके यूज करने पर स्टे दे सकते हैं। स्टे मतलब क्या होता है? स्टे का, वेरी गुड, स्टे का जो टेक्निकल वर्ड है आपको ध्यान रखना है, इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं, वर्ड क्या है? इंजंक्शन। और आप डैमेजेस भी क्लेम करते हो। मैंने मेन लेक्चर में बताया था, नॉर्मली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेती है कि डैमेजेस को क्लेम करती हैं? वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेती है कि डैमेजेस को क्लेम करती है? वो डैमेजेस को क्लेम करेगी, कॉम्पनसेशन हैवी लगाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन वो कॉम्पनसेशन हैवी क्लेम करती है। क्लियर? थर्ड, you have several rights and duties. Intellectual property, in both obligation and property rights, the owner of IP is entitled to carry out specific tasks in connection with his creations. He has a sole authority to create, copy, sell and otherwise exploit the work. Additionally, there is a negative right that bars others from using their statutory rights. अब इसका मतलब क्या है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकता है? उसको यूज कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टी का लाइसेंस या असाइनमेंट भी वो और किसी को दे सकता है, किसी और को ऑथराइज करेगा कि तो मेरी प्रॉपर्टी यूज कर और मुझे रॉयल्टी दे दे। ठीक है, हाँ, यहां पर एक नेगेटिव राइट भी क्रिएट होती है, दूसरे लोग ओनर की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। सो यू हैव द पॉजिटिव राइट ऑल्सो एंड द नेगेटिव राइट ऑल्सो ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स। You have coexistence of different rights. An image of innovation might be copyrighted and the invention itself might be patented. A design may be included in a trademark and may also be protected under the Design Act. कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज के प्रोटेक्शन के लिए हम दो तीन लॉस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने कोई कप की डिजाइन बनाई, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि इस कप की डिजाइन को मैं कहां रजिस्टर करवाऊं, इन ट्रेडमार्क एक्ट और इन डिजाइन एक्ट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स पर हम दो लॉस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ हमको क्लियर कर देता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस लॉ के अंडर रजिस्टर होगी। अगर बाय चांस आपने कोई चीज ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर करवाई तो वो फिर डिजाइन एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं होगी या फिर कॉपीराइट एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं होगी। तो लॉ कभी भी आपको दो फायदे नहीं देगा, एक फायदा देगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ राइट हो सकती है लेकिन फायदा आपको एक ही लॉ देगा। क्लियर? थर्ड, एग्जॉस्टेशन ऑफ राइट्स। Once IP right holder has sold a physical good that bears IPR, it cannot stop subsequent sale of good. The first consent marks the end of the right. इसका मतलब ये हुआ, समझना, कि मेरे नाम पर एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, इस ट्रेडमार्क को मैंने आपको अभी सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, तो क्या आप इसको यूज कर सकते हो? हाँ, जितनी मैंने परमिशन दी, जितने मैंने टाइम लिमिट आपको दी, इस राइट को आप यूज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ट्रेडमार्क के यूज की परमिशन नहीं दे रहा हूं, मैंने अपना ट्रेडमार्क आपको सेल ही कर दिया है। मैंने अपना ट्रेडमार्क आपको सेल कर दिया है। जैसे ही मैंने अपना ट्रेडमार्क आपको सेल कर दिया, अब मेरे ही ट्रेडमार्क पर मेरा हक नहीं रहेगा। सेल कर दिया मतलब अब ओनरशिप चेंज हो गई है। वो जैसी ओनरशिप चेंज होगी, फिर सामने वाला जो ओनर है, सेकंड ओनर है, न्यू ओनर है, वो इस ट्रेडमार्क का कुछ भी कर सकता है। मतलब राइट यहां पर एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गई। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गई। नेक्स्ट, डायनामिज्म। IPR is undergoing continual improvement. Biopatent, software, copyrights, and plant diversity protection are just few examples of terms that highlight recent advancements. क्या बोल रहा है सर, ये समझ में नहीं आया? दोस्तों समझो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में खूब सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब हमारे कोर्स में रखा क्या क्या है? पेटेंट रखा है, कॉपीराइट रखा है, डिजाइन रखा है, जोग्राफिकल ओरिजिन रखा है और ट्रेडमार्क रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पांच के अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में और कुछ अभी नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें, एडवांसमेंट आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार IPR बन गया तो वो फिक्स रहेगा। इसमें डेवलपमेंट्स होते जाते हैं। समझ में आ गया?
शिवांश बेटा, मैंने उसी पीडीएफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ताकि आपके लिए मैं सिंपल कर सकूं। मैंने रिवीजन लेक्चर के लिए पूरा पीडीएफ आपके लिए तैयार करा हुआ है, डोंट हैव टू वरी। सो ये सारी चीजें आपके नोट्स में है, लेकिन हाँ हो सकता है डिटेल में हो, हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट डोंट वरी, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, क्या फीचर समझ में आ गए अच्छे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के? नाउ नीड ऑफ आईपीआर बड़ा सिंपल है दोस्तों। Every invention involves labor, time, and resources. Therefore, it is important to acknowledge and honor a creator's intellectual work. उन्होंने बोला है कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, डिजाइन हो, जोग्राफिकल ओरिजिन हो या फिर ट्रेडमार्क हो, हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करने में क्या टाइम लगता है, क्या एफर्ट्स लगते हैं, क्या पैसा खर्च होता है। हाँ, इसलिए इतनी सारी मेहनत को ऑनर करना चाहिए। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए आईपीएल का फॉर्मेशन हुआ है। आईपीएल आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है और कोई यूज नहीं करेगा, और आप अपनी राइट से अपने फंड्स को भी जनरेट कर सकते हो, इनकम भी कमा सकते हो। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का जनरेशन हुआ। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलिए ना, अब आईपीए का थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज, ये आपके मॉड्यूल में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पैराग्राफ्स थे जिनको मैंने कलेक्ट कर यहां पर लिखा है, आपके पास भी होगा ये, लेकिन हाँ मैंने उसको अब और ज्यादा पॉइंट वाइज कर दिया है। हिस्ट्री थोड़ी सी, आई डोंट एक्सपेक्ट कि हिस्ट्री आएगी, लेकिन फिर भी हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, इसलिए इसको 1 मिनट में देख लेते हैं। आईपीआर, आईपीआर का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम यहां पर आईपीआर बोले या आईपीएल बोले, यू मान के चलो इट इज वन एंड द सेम थिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, हम इसको वन एंड द सेम थिंग ही मानेंगे। सो आईपीआर हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस इन 1967 when the World Intellectual Property Organization, मेन बैच में पढ़ा था, ये किसका फुल फॉर्म है? WIPO, World Intellectual Property Organization was founded as a UN body. UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या फॉर्म करा था? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी कंट्री मेंबर्स बनी? yes. और जब वो मेंबर्स बनी तो इनके बीच में अग्रीमेंट्स हुए, और जब अग्रीमेंट्स हुए तो धीरे धीरे आईपीआर की इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में आने लग गई। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीलैटरल ट्रीटी सिस्टम्स as well as international organizations like European Union, WTO, World Intellectual Property Organization, World Custom Organization, and UNICITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे आईपीआर बनते गया, वैसे वैसे काफी सारी ट्रीटीज, काफी सारे कन्वेंशंस और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती गई। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटीज आती गई, वैसे वैसे आईपीआर का इंपॉर्टेंस बनता गया। अब आपको अगर याद हो, मैंने आपको आपके कोर्स की कुछ ट्रीटीज पढ़ाई थी, जैसे पीसीटी। पीसीटी के 2 फुल फॉर्म हैं, बोलो कौन कौन से? एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और एक पेरिस कन्वेंशन। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे जैसे ट्रीटीज आती गई, जैसे जैसे ये कन्वेंशंस आते गए, जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आता गया, वैसे वैसे आईपीआर की इंपॉर्टेंस आती गई। दिस वाज द स्टार्टिंग फेज ऑफ आईपीआर। चलिए, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या स्कोप है जरा उसको देखें हम। बड़ा आसान सा है स्कोप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पूरे कोर्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया? 2 पार्ट्स। इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है? फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आ गई। मतलब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या बन सकता है? डेफिनेटली यस। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? पेटेंट्स, that is inventions, then you have trademarks, industrial designs and geographical indications. दूसरा पार्ट क्या है? कॉपीराइट। अब एग्जामिनेशन में आएगा, क्या कॉपीराइट को हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं, कॉपीराइट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं करेंगे। आई रिपीट, आपके कोर्स में कितने आईपीआर्स हैं, कितने आईपीएल्स हैं? 5। 5 में से इंडस्ट्रियल कितने हैं? 4। सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज कॉपीराइट। तो इसको नेगेटिव वे में ध्यान रख लो, कॉपीराइट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। बाकी सब क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। ये स्कोप समझ में आ गया क्या आपको? ये डिवीजन समझ में आ गया दोस्त? ठीक है।